Hello everyone, I am Anurag Pandey from Access Institute. Today in this video lecture, we are going to study about the fundamental unit of life. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि हम जो है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ की उसकी बात करते हैं जो कि सेल है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम बात करते हैं अब सेल के जो पार्ट्स हैं, सेल किस तरीके से बना होगा उसके बारे में हम बात करते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और ये जनरली प्लांट और फंजाई सेल में जो है वो देखने को मिलता है। एनिमल सेल्स जो है वो टोटली सेल वॉल को लैक करता है। एनिमल सेल्स में जो है वो आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा यहाँ, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो सेल वॉल है ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारा प्लांट्स में और फंजाई में। तो ये क्या है? इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लांट है और फंजाई है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो है एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है और वो जो लेयर होती है आउटर रिजिड होती है और नॉन लिविंग लेयर होती है जिसको कि हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि रिजिड है और नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग होने के साथ साथ क्या है? सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर। फ्रीली परमिएबल इन नेचर का क्या मतलब है कि ये किसी भी सब्सटेंस को जो है उसको अलाउ करेगा सेल के अंदर जाने के लिए, यानी किसी भी सब्सटेंस को जो है वो सेल के अंदर एंट्री से जो है वो रोकेगा नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर। नेक्स्ट क्या है? प्लांट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है और ये सेलुलोज क्या होता है? ये है हमारा ग्लूकोज का पॉलीमर। ग्लूकोज का पॉलीमर। तो ये सेलुलोज है ये हमारा ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कि कई ढेर सारी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में आएंगी और एक सेलुलोज का जो है वो फॉर्मेशन होगा। पॉली का मतलब होता है मेनी, मर का मतलब है यूनिट। तो ग्लूकोज जो है वो सेलुलोज की रिपीटिंग यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी में सेल जो है वो क्या है? रिपीटिंग यूनिट है, उसी तरीके से ग्लूकोज जो है वो सेलुलोज की रिपीटिंग यूनिट है। तो कई ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में रिपीट होंगे और एक सेलुलोज का जो है वो फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है और इसके लिए जो यूनिट होती है वो एन ग्लूकोसामीन, ठीक है, एन ग्लूकोसामीन है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट एंड फंजाई। आउटर मोस्ट लेयर है, रिजिड लेयर है, सेल के जो आउटर सेल मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर है, रिजिड लेयर है और नॉन लिविंग लेयर है। तो इसका एक फंक्शन होता है कि ये क्या करेगा? जो सेल है, प्लांट सेल है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और उसको रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक। और साथ ही साथ क्या करेगा? उसका जो शेप है, प्लांट सेल और फंजाई का जो शेप है उस शेप को मेंटेन करने में हेल्प रखेगा। याद रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि किसी भी एनिमल सेल में हमको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड फंजाई आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब क्या है? ये जो होंगे वो फ्रीली परमिएबल इन नेचर होंगे। और फ्रीली परमिएबल इन नेचर का मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के मूवमेंट को अलाउ करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। जो भी मॉलिक्यूल है हर टाइप के मॉलिक्यूल को जो है वो सेल के अंदर एंट्री देगा, ठीक। तो ये जो है वो नॉन लिविंग है और फ्रीली परमिएबल इन नेचर है। प्लांट में जो है सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बना है और फंजाई में जो है वो हमारा काइटिन से मिलके बना होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ जीआईएफ में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ जीआईएफ में आप देखिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम लोग बोल रहे हैं सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर का जो लेयर है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल और उसके अंदर का जो लेयर है उसको हम लोग बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अब बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं PM। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, जिसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CM, ठीक है। तो फिर ये क्या है?
एक्सेप्ट प्लांट एंड फंजाई, प्लांट और फंजाई को छोड़ दिया जाए तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। तो ये क्या है, प्लांट और फंजाई को अगर आप छोड़ देते हैं तो इसके अलावा जो भी सेल आपको देखने को मिलेगी उसमें क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होगा, जो कि सेल कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखेगा। तो ये क्या है, that separate the contents of the cell from its external environment। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है एक्सेप्ट प्लांट एंड फंजाई। तो प्लांट और फंजाई को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पे क्या है, आउटर लेयर है, और ये आउटर लेयर क्या करेगा, सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल। तो जो भी सेल का कंटेंट है उसको क्या करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगा। लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट एंड फंजाई। ये क्या होगा, सेल वॉल के बाद, यानी कि सेल वॉल के अंदर का जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। दे आर वेरी थिन, थिन स्ट्रक्चर होगा, थिन है तो फ्लेक्सिबल होगा, और इसका जो नेचर है ये लिविंग नेचर है, यानी कि सेल वॉल जो है वो डेड है लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर का क्या मतलब है, ये जैसे कि हमने देखा था सेल वॉल का, तो सेल वॉल क्या कर रहा था, किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल होगा उसको सेल के अंदर एंट्री दे देगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अगेंस्ट, सेल वॉल के अपोजिट काम करता है। किस तरीके से काम करेगा, ये किसी भी सेल, किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। ठीक है, किसी भी तरीके का जो सेल का मॉलिक्यूल है वो कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री नहीं करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। जिस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना होगा ये बस उसी मॉलिक्यूल की एंट्री को अलाउ करेगा, और जिसको नहीं जाना है उसकी एंट्री को अलाउ नहीं करेगा। जैसे यहाँ भी ये हम देखते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक, और यहाँ पे जो है वो दूसरे भी कई ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ वाइट मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसने सेलेक्ट कर लिया कि किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है और किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर नहीं आना। तो ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल को, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, ये एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की एंट्री जो है वो सेल के अंदर अलाउ कराएगा। रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोल्यूट एंड आयंस। तो जो भी सोल्यूट होता है और आयंस होते हैं उनकी एंट्री को रेगुलेट करेगा, सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो जो एंटर करने वाला होगा उनकी एंट्री को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो है वो हमारा लिपिड और प्रोटीन से सेल वॉल मिलकर के बना, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलकर के लिपोप्रोटीन कहलाते हैं। तो हम जनरली बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन या फिर लिपिड एंड प्रोटीन मेंटेन शेप्स ऑफ सेल, यानी कि इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के केस में क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही जो है वो सेल शेप को मेंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लेयरिंग जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, जैसे प्लांट सेल में मैंने देखा था सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर थी जिसको हम लोग सेल वॉल बोल रहे थे, और वो सेल वॉल जो है वो सेल शेप प्रोवाइड कराएगा। वैसे ही यहाँ पे एनिमल के केस में क्या है, एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन ही है जो कि एक स्पेसिफिक से प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लेयरिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिनको जानने के लिए हमको दो टर्म जानना पड़ेगा। पहला टर्म है डिफ्यूजन और दूसरा टर्म है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जनरली ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस हमको जो है वो गैस में देखने को मिलता है। हमें पता है मैटर 3 स्टेज में देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है जनरली हमको जो है वो गैसियस स्टेज में जो है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ हम GIF में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अभी आप देखिएगा यहाँ पे आप
जब हम जैसे एक परफ्यूम है, परफ्यूम का बॉटल जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स या स्प्रे करते हैं तो मॉलिक्यूल पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि वो खुशबू, वो जो फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो पूरे रूम में फैल जाएंगे। हायर कंसंट्रेशन जहां पे परफ्यूम स्प्रे किया गया है वहां पे उस मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और जो दूसरा रीजन है यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन है, और फिर बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो है, डिफ्यूजन में तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो ये ऑस्मोसिस फिनोमिना है ये हमको जनरली लिक्विड में देखने को मिलता है, या फिर बोले तो सॉल्यूशंस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, ये सिंपल हो रहा है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो है वो एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगी जो कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की एंट्री को ही अलाउ करेगा। तो ऑस्मोसिस में जो है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, तो हम अभी वाटर कोई सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें वाटर होगा, ठीक है, सॉल्वेंट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो जब हमने दो सॉल्यूशन लिए जहां पे क्या है, एक में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, दैट मींस कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि हमने जो दूसरा सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो दैट मींस ये जो सॉल्यूशन होगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई, हायर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हम ऑस्मोसिस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में हमको पता है दो चीज होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम दो सोल्यूशन देख रहे हैं, सपोज ये सोल्यूशन का नाम मैं रख देता हूँ ए, ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है वो ए है, ये जो दूसरा सोल्यूशन है ये बी है। तो यहाँ पे हमने देखा है जो सोल्यूशन ए है ये वाटर, यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर है। यहाँ पे आप देखिए ये जो ब्लू सर्कल है ये आपको वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो ग्रीनिश सर्कल है ये हमारा शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लो शुगर कंसंट्रेशन, और वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे शुगर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और वाटर का कंसंट्रेशन लो है। तो वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर का मूवमेंट क्या है, अगर मैं ऑस्मोसिस डिफाइन करता हूँ, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे टर्म में डिफाइन करना है सॉल्यूशन के बेसिस पे, तो जहां पे लो शुगर कंसंट्रेशन है तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और जहां पे हाई शुगर कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। फॉर एग्जांपल मैंने दो बॉटल्स लिए, दोनों में 1 लीटर पानी है,
एक बॉटल में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला और दूसरे बॉटल में मैंने क्या किया 10 चम्मच चीनी डाला, तो जिसमें मैंने 10 चम्मच चीनी डाला है ना उसका कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, हाई होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जहां पे हमने 1 चम्मच डाला है वहां पे हमारा कंसंट्रेशन लो देखने को मिलेगा। तो अगर दोनों को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देंगे सोल्यूशन को, तो जो 1 चम्मच वाला सोल्यूशन था उससे वाटर मूव करके जाएगा 10 चम्मच वाले सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वही है, ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे मैंने क्या किया 1 चम्मच शुगर डाला, यहाँ पे मैंने 10 चम्मच शुगर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से A से वाटर मूव करेगा B में। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे B का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया है। अब इस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए वाटर मूव करेगा A टू B। तो ऑस्मोसिस जो है वो फिनोमिना है वाटर के मूवमेंट का, या फिर बोले तो सॉल्वेंट के मूवमेंट का टिल इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा तब तक ये वाटर का मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट क्या है, ऑस्मोसिस फिनोमेना की कंडीशन है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये क्या करेगा, सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के मूवमेंट को ही अलाउ कर रहा है, ना कि शुगर के मूवमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन किसके बेसिस में हो रहा है, वाटर के रिस्पेक्ट में हो रहा है टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो एक तरीके से देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, और अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ये भी क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे भी तो वही सेम चीज है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सेलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होगा तो सॉल्वेंट का होगा, इसीलिए ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस को जनरली हम लोग बोल देते हैं इट इज सेलेक्टिवली डिफ्यूजन। ठीक है, क्यों डिफ्यूजन बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हो रहा है हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, और डिफ्यूजन यही तो है, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी तो हायर वाटर टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन में जो है वो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, तो इसीलिए हम ऑस्मोसिस के लिए टर्म यूज करते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। क्या यूज करते हैं हम लोग, सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेलेक्टिव परमिएबल। फिर अगर बात करते हैं टोनिसिटी, तो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है, दो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोनिसिटी। तो टोनिसिटी क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन टू सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन अगर रखे गए हैं तो दोनों सॉल्यूशन के बीच में जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं टोनिसिटी। और इसी टोनिसिटी के बेसिस पे सॉल्यूशंस को जो है वो हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक, सेकंड वन इज आइसोटोनिक एंड द थर्ड वन इज हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन। तो दो सॉल्यूशन है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है, तो जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक, और दो सॉल्यूशन है और अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, तो यदि दो सॉल्यूशन है दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक, और अगर दो सॉल्यूशन है जिसमें से एक का कंसंट्रेशन लो है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, तो अब देखते हैं हाइपरटोनिक क्या है, कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट compared to the surrounding fluid, thus push water out of cell। तो ये जो वाटर का बाहर निकलना है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसको बोल दे रहे हैं एक्स ऑस्मोसिस। तो जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक, सेल का कंसंट्रेशन होगा और उसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम
हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। तो सेल का कंसेंट्रेशन लो है, ठीक है, और जो सराउंडिंग कंसेंट्रेशन है वो हाई है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम सेल टू सराउंडिंग, ठीक है। तो ये फिनोमिना हो गया एक्स ऑस्मोसिस। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए, have the same solute and the pH concentration at the surrounding body fluid or the cytoplasm, यानी कि जब सराउंडिंग का या फिर सेल और सराउंडिंग, सेल को जिस सॉल्यूशन में रखा जाए उसका कंसेंट्रेशन अगर सेम है तो वो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब तीसरा जो केस है वहां पे क्या होगा कि सेल को, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड कंटेंट है, जो उसका कंसेंट्रेशन है, उसको हम किसी ऐसे लिक्विड में रखें, सेल को हम किसी ऐसे लिक्विड में रखें जहां पे उसका कंसेंट्रेशन क्या है, लो, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या हो, लो हो। तो जब सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन लो होगा तो वो हो गया हाइपोटोनिक, यानी कि कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट concentration compared to the surrounding fluid and can force to the cell rupture due to excess input of water into the cell, ठीक है। ये एक्स ऑस्मोसिस हो गया, और जब वाटर एंटर कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या है कि जब मैंने ब्लड सेल्स को, ठीक है, जब मैंने ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल्स है उसको मैंने क्या किया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो वहां पे वाटर का एंट्री और एग्जिट, यानी कि ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जो सेल का शेप है उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैंने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने का मतलब क्या है, सेल का कंसेंट्रेशन हाई और सराउंडिंग का कंसेंट्रेशन क्या, लो। तो इस कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बाहर से वाटर क्या करेगा, अंदर करेगा, ज्यादा वाटर अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एनिमल सेल है, आरबीसी जो है वो ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे किसी भी तरीके का सेल वॉल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेल क्या करेगी, रप्चर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है लाइस, लाइस का मतलब होता है ब्रेक, और हीमोलाइसिस मतलब, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी, जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस फिनोमेना को हम लोग बोल रहे हैं हीमोलाइसिस। तो वाटर जब अंदर एंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रप्चर हो रहा है। तो थर्ड कंडीशन क्या है, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो जब हमने इस सेल को हाइपरटोनिक कंसेंट्रेशन में रखा, यानी कि इसका कंसेंट्रेशन क्या है, इस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन आरबीसी के कंसेंट्रेशन से ज्यादा है, तब क्या होगा, वाटर मूव करेगा, ठीक है। वाटर क्या करेगा, सेल से बाहर निकलेगा, और ये फिनोमिना हो गया एक्स ऑस्मोसिस, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक। तो अब प्लांट सेल में देखा जाए, प्लांट सेल में क्या चेंज देखने को मिलेगा, आइसोटोनिक में कोई कंडीशन नहीं, फ्लैसिड स्टेट में अपना मेंटेन रहेगा। लेकिन जब वाटर एंटर करने लगेगा तो ये प्लांट सेल जो है वो बस्ट नहीं करेगी। क्यों बस्ट नहीं करेगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, और इसी वजह से क्या है, ये जो सेल है वो अब टर्गर स्टेज में आ जाएगी, लेकिन सेल जो है वो बस्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो तीसरी कंडीशन है, जब हम सेल को हाइपोटोनिक में रखेंगे तो हाइपरटोनिक में क्या होगा कि वाटर जो है वो बाहर निकलेगा। तो जब वाटर बाहर निकलेगा तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे लाइसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइसिस, ठीक है। तो यह इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्यों बोल रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि वाटर बाहर निकल गया है, और अब ये सेल जो है वो, सेल कंटेंट जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो हमने जो है वो तीन जो है वो कंडीशन देखी है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है हायर कंसेंट्रेशन, आइसोटोनिक का मतलब है सराउंडिंग और जो सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन जो है वो सेम हो, और हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, सेल और सराउंडिंग दोनों का सेल का कंसेंट्रेशन क्या हो, और सराउंडिंग का जो कंसेंट्रेशन है वो सेल के कंसेंट्रेशन से लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोनिसिटी, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। फिर अगर बात किया जाए प्लाज्मोलाइसिस फिनोमिना की, तो ये प्लाज्मोलाइसिस फिनोमिना क्या है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस।
तो हमने देखा था जब हम किसी भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है, प्लांट सेल का जो कंसंट्रेशन है उससे हायर कंसंट्रेशन में अगर हम प्लांट सेल को रखेंगे तो उससे वाटर बाहर निकलने लगेगा, और ये जो फिनोमिना है वाटर के बाहर निकलने का, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन होगा यहाँ पे क्या, जो सेल का कंटेंट है, ठीक है, तो कंटेंट ऑफ द सेल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि श्रिंक हो जाएगा, और सेल वॉल को क्या करेगा, लीव कर देगा, सेल वॉल को क्या करेगा, छोड़ देगा। और यही जो फिनोमिना है इसी को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall। यहाँ GIF में हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए ये जो सेल कंटेंट है ये धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, और देखिए सेल वॉल का जो सेल का शेप है वो नहीं चेंज हो रहा है, सेल का शेप या सेल का तो जो कंटेंट है, आप देखो जब मैंने इसको सैफरन स्टेन किया हुआ तो जो स्टेनिंग हुई है आप वहां पे देखिए वो स्टेन क्या होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, यानी कि वाटर जो है वो बाहर निकलता जा रहा है और सेल कंटेंट क्या होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। तो ये जो श्रिंकेज का जो फिनोमिना है उसको जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर बाहर मूव होगा, तो ये जो सेल कंटेंट श्रिंकेज का जो फिनोमिना है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और डीप्लाज्मोलाइसिस जो है वो क्या है, रिवर्स टू द प्लाज्मोलाइसिस। अब अगर हमने क्या किया, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को उठा करके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वाटर फिर से एंटर करने लगेगा। तो जब वाटर फिर से एंटर करेगा सेल के अंदर तो सेल वापस से अपना जो साइज है वो क्या कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। तो ये जो फिनोमिना है रिवर्स टू द प्लाज्मोलाइसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ क्या है, when the concentration of the solution external to a plasmolysed cell decreases, यानी कि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी कि हाइपोटोनिक कंडीशन लेके आएंगे। तो वाटर क्या करेगा, वाटर विल री एंटर टू द वैक्यूल्स, तो वाटर फिर से वैक्यूल्स के अंदर एंटर करने लगेगा एंड लीड्स टू द रिस्टोरेशन ऑफ द फुल टर्जिडिटी, यानी कि अब वापस से सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा है कि हम सेल को एक हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन में रख रहे हैं जिससे वाटर जो है वो मूव हो रहा है, लेकिन डीप्लाज्मोलाइसिस जो है वो उल्टा है। इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को उठा करके अब हमको हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन में रखना है, या फिर हमने जो सराउंडिंग का कंसंट्रेशन रखा है धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो वाटर फिर से एंटर करेगा सेल के अंदर, और जब वाटर फिर से एंटर करेगा सेल के अंदर तो वहां पे हमारी जो सेल की टर्जिडिटी है वो मेंटेन हो जाएगी और सेल वापस से अपना जो उसका साइज था उसको गेन कर लेगा। तो ये जो है वो फिनोमिना है, रिलेटेड है प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, जो कि हमारा ऑस्मोसिस पे ही बेस्ड है। फिर अगर बात करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है पहला, कैन अकर्स इन एनी मीडियम। तो डिफ्यूजन जो है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन जनरली जो देखने को मिलता है वो गैस में देखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है ओनली इन लिक्विड मीडियम। तो जो ऑस्मोसिस का फिनोमिना है ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिक्विड फेज में देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के मूवमेंट को अलाउ करेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। तो यहाँ पे क्या है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सिर्फ और सिर्फ उसी के मूवमेंट को अलाउ करेगा और किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। सॉल्यूट के मूवमेंट की की बात नहीं होती है, ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात हम करते हैं। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो है वो रिक्वायर्ड है, या फिर बोले तो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। फिर अगर बात किया जाए फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर कोई डैमेज होता है तो उस एक्सटर्नल इंजरी से सेल को प्रिवेंट करेगा। इट गिव्स शेप टू द सेल, तो सेल के शेप को जो है वो प्रोवाइड करेगा। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस
इनटू सेल एंड आउट ऑफ सेल। तो ये सेल में जो भी सब्सटेंस है उसके मूवमेंट को भी जो है वो कंट्रोल करेगा। हेंस इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ये क्या है, थिन स्ट्रक्चर है, परमिएबल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, जो भी मॉलिक्यूल है उसकी अलाउ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर बात किया जाए साइटोप्लाज्म के बारे में, तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड साइटोसॉल और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स दैट फिल्स द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर हम ये डायग्राम देख रहे हैं तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट क्या होगा, सेल वॉल हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और ये सेंट्रल में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड कंटेंट देखने को मिलता है या जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। तीनों नाम जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल और हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लिक्विड है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है और ये जो मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस। तो जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है उसका जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस, ठीक है। फिर क्या है, द वेरियस स्ट्रक्चर present in the cytoplasm of cell are called cell organelles। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो है कई ढेर सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। The most important organelles are endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosome, Golgi body, lysosome, plastid, etc। तो ये क्या है, हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं और ये सेल ऑर्गेनेल्स ही मिलकर के जो है वो एक सेल को बनाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, इट होल्ड्स सेल ऑर्गेनेल इन प्लेस। तो सेल है तो सेल में क्या है, सेल अगर वैक्यूम होगा, ठीक है, सेल में कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होगा, जेली लाइक सब्सटेंस या कोई भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो एक मूव करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको होल्ड रखने के लिए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल को उसको अपने जगह पे क्या करता है, फिक्स करता है। इट गिव्स द शेप टू सेल स्ट्रक्चर। ये सेल स्ट्रक्चर के लिए जो है वो एक शेप प्रोवाइड कराता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कीप्स द सेल अलाइव। जो भी सेल को अलाइव रखने के लिए जो भी रिएक्शंस होती हैं वो जनरली सारी की सारी रिएक्शंस जो है वो हमारा सेल प्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है वहीं पे चलती है, सेल का जो लिक्विड फेज है वहीं पे चलती है साइटोप्लाज्म में ही। जैसे कि अगर हमने पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो है वो हमारी जो भी रिएक्शंस होती हैं वो चलती हैं। आगे चल के रिस्पिरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो रिस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं स्टेप, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो पायरुविक एसिड में होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हम जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिए आपको एक जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिल रहा होगा। ये जेली लाइक सब्सटेंस ही है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसॉल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बात समझे, इसका फंक्शन क्या है, इट होल्ड्स सेल ऑर्गेनेल इन प्लेस। दूसरा क्या है, इट गिव्स शेप। और तीसरा जो फंक्शन है वो जो रिएक्शंस हो रही होती हैं वो रिएक्शंस हमारी साइटोप्लाज्म में ही हो रही होती है।